वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 201 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। अब रिस्क और रिटर्न जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं फाइनेंस के अंदर और इसी के ज़रिए ट्रेड ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है पोटेंशियल रिवार्ड के दरमियान एक इन्वेस्टमेंट की और साथ में जो भी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई होती है उन रिवार्ड्स के साथ, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन होती है। सो रिस्क से मुराद, हम रिस्क को अगर हम देखें तो इससे मुराद वेरिएबिलिटी होती है रिटर्न्स की। जो रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं आते, उनमें फ़र्क आता है और ये इस वजह से भी आता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से या फिर कंपनी के कुछ अपने कुछ ख़ास फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से भी होता है। और रिटर्न को अगर हम देखें सो ये जो है रिटर्न क्या होता है, इज़ द गेन और लॉस रियलाइज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि गेन या लॉस दोनों ही हो सकते हैं, या तो गेन या लॉस जो होता है एक इन्वेस्टमेंट से एक पीरियड के ऊपर, और इसको परसेंटेज के तौर पे बताया जाता है इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, कि उसके मुकाबले में कितना परसेंट हमें रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टर्स जनरली तौर पे हायर रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं अगर हाई रिस्क लेंगे। यानी कि ये होता है कि जब रिस्क हाई है तो फिर वो चाहते हैं कि रिटर्न भी जो है वो हाई हो, और यही एक जनरल परसेप्शन होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड टिपिकली तौर पे लोअर रिटर्न देते हैं क्योंकि इनके अंदर रिस्क भी मिनिमल होता है, जबकि स्टॉक या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हायर रिटर्न होता है क्योंकि इनके अंदर सिग्निफिकेंट किस्म की अनसर्टेनिटी पाई जाती है। और सिस्टमेटिक रिस्क की हम बात करें तो ये जो है ऐसे इंटरेस्ट रेट चेंज जो है या फिर इसमें इन्फ्लेशन भी हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है पूरी की पूरी मार्केट को अफेक्ट कर सकता है ये, और इसको जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, डाइवर्सिफाई के ज़रिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जबकि इन अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है ये मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी होती है, मैनेजमेंट की यहाँ पर नाकामी भी हो सकती है, और इसको डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए मिटिगेट किया जा सकता है, इसका मुकाबला किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। यानी कि एक जगह पे सारा जो है वो इन्वेस्ट ना किया जाए बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे किया जाए। और टूल्स जैसे कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया, क्वांटिफाई करता है इस रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हुए जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस करता है रिस्क फ्री रेट के ऊपर। इसके अलावा बीटा कॉफिशेंट और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है। सो अंडरस्टैंड करना इन डायनामिक्स को हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, बैलेंस करें जो उनके रिस्क टॉलरेंस है डिज़ायर्ड रिटर्न्स के साथ। और अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन है जहाँ पर इन्वेस्टर एलोकेट करते हैं एसेट्स ताकि अचीव करें बेस्ट पॉसिबल रिटर्न गिवन लेवल ऑफ रिस्क के लिए। सो नाउ द प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि मैनेज किया जाता है एक शॉर्ट टर्म फर्म का जो शॉर्ट टर्म एसेट है और लाइबिलिटीज़ होती हैं ताकि यकीनी किया जाए ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इसका फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर एक ऑप्टिमल बैलेंस करंट एसेट्स के दरमियान, जैसे कि उसके अंदर आ जाता है कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, और इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ की हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो पेबल आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म डेट वगैरह आ जाता है। यानी कि एक बैलेंस किया जाता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के दरमियान। और इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है इस बात को यकीनी बनाता है कि लिक्विडिटी हो। अब लिक्विडिटी यही चीज़ है कि एक फर्म वैसे तो प्रॉफिट में जा रही है लेकिन उसके पास लिक्विडिटी का मसला है, यानी कि अगर उसका कैश फंसा हुआ है, पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई हैं, तो ऐसी फर्म को भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसकी प्रॉफिट में तो है लेकिन उसका जो पेमेंट्स हैं जो उसने रिसीव करना है वो फंसा हुआ है अगर पैसा, तो उसके पास उस हाथ में फिर उसके कैश मौजूद नहीं होगा या बैंक में जो है वो बैलेंस मौजूद नहीं होगा कि उसको फिर यूटिलाइज़ किया जा सके। सो इंश्योर किया जाता है लिक्विडिटी, मिनिमाइज़ किया जाता है फाइनेंसिंग कॉस्ट, सपोर्ट किया जाता है जो भी अनइंटरप्टेड किस्म के बिजनेस ऑपरेशंस है। और की स्ट्रेटजीज अगर हम देखें तो उसके अंदर एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है और मॉडरेट है। कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी में मिनिमाइज़ किया जाता है करंट एसेट्स को ताकि रिड्यूस किया जाए कॉस्ट, लेकिन इंक्रीज़ किया जाता है लिक्विडिटी को। जबकि कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी में मेंटेन किया जाता है हायर करंट एसेट को, कि करंट एसेट जो है वो ज़्यादा हो, और ये किया जाता है सेफ्टी के लिए। और टूल्स होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये हेल्प करता है फर्म्स को क्या एनालाइज करें टाइम जो कि लिया जाता है कन्वर्ट करने के लिए इन रिसोर्सेज को
कैश फ्लो के अंदर। अब जैसे कि रिड्यूस करना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और एक्सेलरेट करना रिसीवेबल कलेक्शन, ये शॉर्ट कर सकता है कैश कन्वर्जन साइकिल, इम्प्रूव कर सकता है लिक्विडिटी। और कंपनीज जैसे कि वॉलमार्ट वगैरह जो है इस तरह की ये एक्सेल करती हैं कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, लेवरेज करते हुए सप्लायर क्रेडिट और जो एफिशिएंसी इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं। और चैलेंजेस में हम देखें तो उसमें शामिल है बैलेंस करना प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी के साथ और मैनेज करना सीजनल फ्लक्चुएशन। और जो मॉडर्न प्रैक्टिस होती है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन, जैसे कि ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए कैश फ्लो। और मॉडरेट स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो इसमें एक बैलेंस रखा जाता है, बैलेंस अप्रोच होती है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों के दरमियान। और इसमें रिस्क लेवल हम देखें तो वो मीडियम होता है, जबकि एग्रेसिव के अंदर रिस्क बहुत हाई होता है, जबकि कंजर्वेटिव में रिस्क जो है वो बहुत लो होता है। नाउ दी इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यूजिंग कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इवेल्युएट करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस होता है इवेल्युएट करने का, एग्जामिन करने का, सेलेक्ट करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं और ये अलाइन भी होते हैं फर्म की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और टेक्निक्स जैसे कि एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर और पे बैक पीरियड, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये कॉमनली इनको इस्तेमाल किया जाता है असेस करने के लिए प्रोजेक्ट की जो वाइबिलिटी होती है उसको। और एनपीवी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करती है प्रेजेंट वैल्यू जो है फ्यूचर कैश फ्लो की, और उसमें सब माइनस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को फेवर दिया जाता है जहाँ पर पॉजिटिव एनपीवी आए, उनको ही फेवर दिया है। जबकि आईआरआर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है डिस्काउंट रेट, जो कि इक्वेट करता है एनपीवी को ज़ीरो के साथ, और इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और पेबैक पीरियड जो है मेजर करता है टाइम जो कि ज़रूरी होता है रिकवर करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको। और एम्फोसाइज करता है लिक्विडिटी लेकिन इग्नोर कर देता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की हम बात करें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है कवर करता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की इनिशियल आउटले से, और मदद करता है रैंक करने में प्रोजेक्ट जब कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है। नाउ दी कंपोनेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसके कंपोनेंट और कैलकुलेशन की हम बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट करती है मिनिमम रिटर्न जो कि कंपनी को लाजमी तौर पे अर्न करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि वो इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई करे, मार्केट वैल्यू को भी बरकरार रख सके। और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है। सो वेट किया जाए इनकी प्रोपोर्शन के मुताबिक कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, और नतीजा जो है वो क्या निकलता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको एस्टिमेट किया जाता है यूज़ करते हुए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच इज़ CAPM, और जो कि कंसिडर करता है रिस्क फ्री रेट, इसके अलावा बीटा और जो मार्केट रिस्क का प्रीमियम है। सो जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसको कैलकुलेट किया जाता है बेस करते हुए इंटरेस्ट रेट जिसको पे किया गया बोरोइंग्स के ऊपर, और एडजस्ट किया गया टैक्स बेनिफिट। अब क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, प्रेफर्ड स्टॉक कॉस्ट को निकाला जाता है डिवाइड करते हुए एनुअल डिविडेंड मार्केट प्राइस से प्रेफर्ड शेयर के। अब अगर हम एग्जांपल लें तो अगर एक फर्म की जो है वो 60% इक्विटी है, और 60% इक्विटी है, 12%, 30%, 12% के ऊपर, और 30% डेट है 6% के ऊपर, और 10% प्रेफर्ड स्टॉक है 8% के ऊपर। सो इसका जो WACC है ये रिफ्लेक्ट करता है ब्लेंडेड कॉस्ट जो है इन सोर्सेस का। सो अंडरस्टैंड करना WACC को क्रिटिकल होता है एवेल्युएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सर्व करता है डिस्काउंट रेट NPV कैलकुलेशंस के लिए। और एक प्रोजेक्ट का जो यील्डिंग रिटर्न होता है WACC के अबव वो ऐड करता है वैल्यू, जबकि वन ब्लो अगर होता है WACC से वो डिस्ट्रॉय करता है वैल्यू को। और फर्म जो है वो कोशिश करती है मिनिमाइज़ करना WACC ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के ज़रिए जो फेवरेबल फाइनेंसिंग टर्म्स हैं। और चैलेंजेस के अंदर शामिल है एस्टिमेट करना मार्केट पैरामीटर्स को एक्यूरेटली और एडजस्ट करना
चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। अब अगर हम फार्मूले की बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, तो वो आपके सामने के CAPM के जो फार्मूला है वो है RE=RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF। और जो की फैक्टर्स आते हैं इसमें वो आ जाते हैं रिस्क फ्री रेट, बीटा, मार्केट प्रीमियम। कॉस्ट ऑफ डेट की हम बात करें तो इसका फार्मूला है RD विच इज़ स्मॉल डी एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। और जो इसके की फैक्टर उसमें इंटरेस्ट रेट और टैक्स शील्ड आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अगर हम देखें तो उसका फार्मूला है R_p डिविडेंड को हम डिवाइड कर देते हैं प्राइस से, तो इसके अंदर डिविडेंड अमाउंट और मार्केट प्राइस आ जाते हैं। WACC की अगर हम बात करें तो उसमें E/V और ये मल्टीप्लाई होता है RE से, RE से, और उसमें ऐड किया जाता है D/V एंड R उसको मल्टीप्लाई करेंगे R/d और फिर इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 - t से, और उसमें ऐड किया जाता है P/V जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है R/p से। सो इसमें जो की फैक्टर्स होते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स आ जाता है। नाउ द डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है समरात मिक्स होता है डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग दोनों का, डेट का भी और इक्विटी फाइनेंसिंग का, जो कि फर्म यूज़ करती है ताकि फ़ंड कर सके अपने ऑपरेशंस को और ग्रोथ को। और जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मिनिमाइज़ करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC, और मिनिमाइज़ करता है WACC और मैक्सिमाइज़ करता है फर्म की वैल्यू। मिनिमाइज़ करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मैक्सिमाइज़ करता है फर्म की वैल्यूज़। और थ्योरीज जैसे कि ट्रेड ऑफ थ्योरी है वो बताती है कि फर्म जो है बैलेंस करती है टैक्स बेनिफिट जो होते हैं डेट के बैंकरप्टेसी कॉस्ट जो है उसके मुकाबले में। और जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है उसके मुताबिक ये कि फर्म जो है वो प्रेफर करती है इंटरनल फाइनेंसिंग डेट के मुकाबले में, यानी कि कहीं से उधार लेने से बेहतर है इंटरनल फाइनेंसिंग हो। और इक्विटी जो है सिमेट्री इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से। और फैक्टर्स जो जैसे इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें शामिल है बिजनेस रिस्क, टैक्स कंसिडरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के अलावा मार्केट कंडीशंस भी। कंपनीज जो है वो कंसिडर भी करती हैं सिग्नलिंग अफेक्ट्स को, क्योंकि इशू करना इक्विटी इंडिकेट कर सकता है ओवर वैल्यूएशन और पोटेंशियली तौर पर अफेक्ट कर रहा होता है स्टॉक प्राइसेस को। और एम्पेरिकल एविडेंस शो करते हैं कि फर्म एडजस्ट करती है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ग्रेजुअली ताकि मेंटेन कर सके वो टारगेट रेशियोज। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिस्क एंड रिटर्न्स। सो लेवरेज से मुराद ये कि यूज़ करना फिक्स कॉस्ट को फर्म के कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर ताकि मैग्नीफाई किया जाए जो इफ़ेक्ट है चेंजेस की सेल्स जो होती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और ऑपरेटिंग लेवरेजेस जो है वो आते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से, जबकि फाइनेंशियल लेवरेजेस जो है वो नतीजा होता है फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से, जैसे कि इंटरेस्ट। और जो डिग्री है ऑपरेटिंग लेवरेज की वो मेजर करती है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि DOL वो मेजर करती है जो सेंसिटिविटी होती है ऑपरेटिंग इनकम की चेंज इन सेल्स के मुकाबले। जबकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो असेस करती है जो इम्पैक्ट होता है अर्निंग पर शेयर के ऊपर चेंजेस आने की वजह से ऑपरेटिंग इनकम में। सो हाई लेवरेज एम्पलीफाई करता है दोनों गेन और लॉस और जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स रिस्क है। और जो कंबाइंड लेवरेज है जिसमें कंसिडर किया जाता है दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज इंडिकेट करता है ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर। फर्म यूज़ करती है लेवरेज स्ट्रेटेजिकली तौर पर ताकि बढ़ाया जाए रिटर्न, लेकिन साथ में मैनेज भी किया जाए एसोसिएटेड रिस्क जो है केयरफुल प्लानिंग के जरिए। जो सिनेरियो एनालिसिस है इंडस्ट्रीज़ जो है प्रेडिक्टेबल डिमांड के साथ जैसे कि यूटिलिटी ये सस्टेन कर सकते हैं हायर लेवरेज, जबकि साइक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन है उनको मेंटेन करना चाहिए लोअर लेवरेज। नाउ द टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी की टाइप्स और जो डिटर्मिनेंट्स हैं। अब डिविडेंड पॉलिसी में देखा जाता है कि कैसे फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट्स ताकि शेयर होल्डर्स को एक तरफ ये तो दूसरी तरफ ये कि रिटेन करना अर्निंग्स जो है री इन्वेस्ट करने के लिए, दोबारा उसको इन्वेस्ट करने के लिए। और जो कॉमन पॉलिसीज़ है उसमें स्टेबल डिविडेंड, कांस्टेंट पे आउट रेशियो और रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी शामिल है। एक स्टेबल जो डिविडेंड पॉलिसी है वो प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंट पेमेंट, फॉस्टर करती है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। और जबकि कांस्टेंट पे आउट रेशियो जो है वो लिंक करती है डिविडेंड्स जो है अर्निंग से और जो कि सबब बनती है वेरिएबिलिटी का। रेजिडुअल
पॉलिसी प्रायोरिटाइज करती है फंड करना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को डिविडेंड्स पे करने से पहले। और फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस, उसमें शामिल है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, टैक्सेशन और जो शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस हैं। और थ्योरीज जैसे कि मोडिग्लियानी, मिलर और प्रोपोजिशन ये आर्ग्यू करता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी वो इररिलेवेंट है परफेक्ट मार्केट कंडीशन के, जबकि सिग्नलिंग थ्योरी जो है बताती है कि डिविडेंड कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन एक फर्म की प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये कि जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो अक्सर मेंटेन करती है स्टेबल डिविडेंड ताकि अट्रैक्ट करें इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स को, जबकि हाई ग्रोथ फर्म्स जो है वो री इन्वेस्ट करती है अर्निंग्स को फाइनेंस एक्सपेंस के लिए। और ग्लोबल ट्रेंड्स शो करते हैं इंक्रीजिंग शेयर रीपरचेज एज अल्टरनेटिव के तौर पे कैश डिविडेंड के मुकाबले में। और चैलेंज अगर हम देखें तो उसमें शामिल है बैलेंस करना इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन स्ट्रेटेजिक नीड्स के साथ और जो रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट हैं। इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी बढ़ाती है शेयर होल्डर की वैल्यू, सपोर्ट करती है मार्केट परसेप्शन और अलाइन होना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।